Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Aspalern. Myself Abhishek, additional coordinator for your NDA and exam. So here we are going to discuss your chapter functions. Function क्या है बच्चे? Function का basic condition है function is a special type of relation. Now what is special in this relation? इस relation में special क्या है कि यहाँ पे एक condition है. Condition क्या है? Every element of set A has its one and only one image in set B. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और सेम एग्जांपल मैं एक और बना लेता हूँ. Every element of set A has its one and only one image in set B. A का इमेज 1 का इमेज है, 2 का इमेज B है, 3 का इमेज C है. Every element of set A has its one and only one image in set B. तो A सेट के हर एक एलिमेंट का एक ही अगर इमेज होगा तो उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे. जैसे क्या है बच्चे, अगर मैं इस तरह की कंडीशन बनाता हूँ, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 1 की 2 इमेजेस है, 1A भी है 1B भी है. तो ये जो कंडीशन है इज नॉट अ फंक्शन. ये कंडीशन फंक्शन नहीं है. ये कंडीशन क्या है? इज अ रिलेशन. ये कंडीशन क्या है बच्चे? रिलेशन है, फंक्शन नहीं है. फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 के 2 इमेजेस है, 1 का इमेज A भी है और 1 का इमेज B भी है. तो फंक्शन जो रिलेशन जो है वो फंक्शन कब होगा? जब A सेट के फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का B सेट में वन एंड ओनली वन इमेज होगा. जैसे 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज B है, C का इमेज 3 है. तो हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज है. जैसे 1 का इमेज A है, यहाँ पे आप देखोगे 2 का इमेज C है, 3 का इमेज भी C है. तो दो एलिमेंट का सेम इमेज है. लेकिन अगर हम पर्सनली 2 को देखें तो 2 का इमेज C है और 3 का इमेज भी C है, सिर्फ C है. ठीक है. रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन आ जाते हैं. तो हमारे पास दो तरह के फंक्शन है बच्चे. फंक्शन में एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि अब फंक्शन में आपके पास क्या आ गया? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ इट्स वन एंड ओनली वन एन इमेज इन सेट B. दैट मीन्स फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज होगा. जैसे 1A 2B 3C. दैट मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है. डोमेन ऑफ फंक्शन F. डोमेन ऑफ फंक्शन F क्या है बच्चे? अगर एक फंक्शन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, अगर एक फंक्शन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो A सेट जो होगा वो आपका डोमेन होगा. क्यों? क्योंकि फंक्शन में क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ इट्स इमेज इन वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B. तो A सेट के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए. तो अगर A सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज होगा तो A सेट का हर एक एलिमेंट B सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ लिंक होगा, वन एंड ओनली वन वो भी. तो आपके पास डोमेन क्या आ जाएगा? A. रेंज क्या होती है बच्चे? रेंज आपका ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट हो गया. और रेंज जो होती है वो हमेशा सबसेट होती है बच्चे कोडोमेन का. किसका सबसेट होती है? कोडोमेन का. नेक्स्ट आ जाता है बच्चे रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल फंक्शन क्या है बच्चे? रियल फंक्शन बात करता है डोमेन के बारे में और रियल वैल्यूड फंक्शन बात करता है रेंज के बारे में. डोमेन क्या होनी चाहिए? डोमेन जैसे आपका सेट A है तो A जो है या तो सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का, या तो सबसेट, या जो A है यो रियल नंबर के सेट के इक्वल होना चाहिए. और यहाँ पे आपका रेंज है. रेंज आपका ये फॉर एग्जांपल B सेट है तो B सेट या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए या B सेट जो है वो इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए. तो रियल वैल्यूड फंक्शन डोमेन के बारे में बात कर, रियल फंक्शन डोमेन के बारे में बात करता है और रियल वैल्यूड फंक्शन रेंज के बारे में बात करता है बच्चे. उसके बाद आ जाता है मैपिंग. मैपिंग इज योर एरो डायग्राम. आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चे किसी भी रिलेशन का. तो आपके पास ये जो कंडीशन है बच्चे, अब फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है. दैट मीन्स एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन.
ठीक है, तो अब आपके पास एक कंडीशन है बच्चे, एक मैपिंग है फ्रॉम सेट ए टू सेट पी, मैपिंग की जा रही है। तो ए का इमेज आपको पी मिल रहा है। अब जैसे एलिमेंट मिल रहे हैं तो ऑर्डर पेयर बनेगा ए पी बी क्यू सी आर। दैट मीन्स ए का इमेज पी है, बी का इमेज क्यू है एंड सी का इमेज आर है बच्चे। तो इनके इमेजेस हैं ये। दैट मीन्स ए का इमेज अगर पी है तो पी का प्री इमेज ए होगा, बी का इमेज अगर क्यू है तो क्यू का प्री इमेज बी होगा, सी का इमेज अगर आर है तो आर का प्री इमेज सी होगा। ठीक है, ये आपके पास इमेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, हर एक एलिमेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे को ए सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज है यहाँ पे, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है तो रिलेशन तो है, रिलेशन तो पहले है। अब सेकंड देख लीजिए, सेकंड कंडीशन क्या है, ए का इमेज W है, दैट मीन्स W का प्री इमेज A है, B का इमेज X है तो X का प्री इमेज B है, C का इमेज Y है और D का इमेज भी Y है। यहाँ पे दो एलिमेंट का सेम इमेज है। लेकिन अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखें तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ इट्स वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। C का इमेज Y है, D का इमेज भी Y है, लेकिन अगर हम प्योरली सिर्फ C का बात करें तो C का इमेज तो सिर्फ Y, C का कोई और इमेज नहीं है, C का इमेज Z नहीं है या कोई और एलिमेंट नहीं है, C का एक ही इमेज है Y, D का भी एक ही इमेज है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। तो ये फंक्शन है और रिलेशन भी है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, अब ए सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज तो है ही है, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेजेस हैं। फंक्शन क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, लेकिन यहाँ टू इमेजेस है तो ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है ही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी ए सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, ए का इमेज यू है लेकिन बी का कोई भी इमेज नहीं है, तो ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है बच्चे, बट ऑलवेज अ रिलेशन। रिलेशन तो हर बार रहेगा। डोमेन क्या होता है बच्चे, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट इन सेट बी। तो डोमेन में आ जाएगा ए और सी, रेंज में आ जाएगा यू एंड डब्ल्यू, एंड को डोमेन आपका होल सेट बी आ जाएगा बच्चे। उसके बाद आ जाएगा अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो अब आपको पता है कि आप दो फंक्शंस को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट उसके बाद देखिए आपके पास ग्राफ्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। आप लोगों ने 11th में किया, इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जब आप लोग फंक्शन करते हैं बच्चे, कोई भी फंक्शन है, तो फंक्शन अगर आपके पास है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो आपको याद रखना है डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, वो आपका फर्स्ट सेट होगा, दैट इज ए। तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है बच्चे, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, तो डोमेन आपका फर्स्ट सेट आ जाएगा। फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन क्या है बच्चे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी। दैट मीन्स आपके पास y का वैल्यू c ही रहेगा हमेशा, x का वैल्यू जो मर्जी हो। तो y इक्वल्स टू c है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आ जाती है। तो यहाँ अगर पॉइंट 1 है, यहाँ पॉइंट 2 है और ये c जो है फॉर एग्जाम्पल दिस इज c, तो ये 1c हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए आपको यही मिलेगा। यहाँ अगर -1 है तो यहाँ -1 और c आ जाएगा। दैट मीन्स x की हर एक वैल्यू के लिए y आपको c मिलेगा। तो रेंज क्या आ गया बच्चे, एक ही एलिमेंट आएगा और वो आ जाएगा c। नेक्स्ट आएगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो डोमेन आपका रियल नंबर आ गया। रेंज क्या होगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है बच्चे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो ऑर्डर पेयर बनता है आपके पास, कोई भी एलिमेंट होते हैं तो एक्स वाई। तो y किसके इक्वल है बच्चे, y है आपका x के इक्वल, तो x और x हो गया। जो एलिमेंट फर्स्ट होगा वही सेकंड होगा। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो सेकंड भी 0 होगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड भी 1 होगा, फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो सेकंड भी 2 होगा। तो ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर जाएगी। ठीक है, अगर ये -1 होगा तो सेकंड भी -1, -2 होगा तो -2। अब आप देखोगे जिस क्वाड्रेंट से ये पास कर रहा है, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, x और y।
और यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, और यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, सॉरी, एंड y पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो यहाँ दोनों x और y अलग अलग है। तो अगर x और y को सेम होना है तो x अगर पॉजिटिव है तो y को भी पॉजिटिव होना है, और x अगर नेगेटिव है तो y को भी नेगेटिव होना है। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है बच्चे? रियल नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डोमेन आपका रियल नंबर आ गया बच्चे। डोमेन क्या आ गया इस केस में? आ गया सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या होगा बच्चे? रेंज आपको ध्यान देना है। तो y किसके इक्वल है बच्चे? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये तो आपका फंक्शन आ गया ना, आपको कहीं इस्तेमाल होगा। तो x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स हो जाता है y का वैल्यू, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो y का वैल्यू x आ जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है, जब मॉडुलस फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ x के इक्वल है, दैट मीन्स द रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। 0 होगा मतलब ऑर्डर पेयर एक्स वाई बनेंगे। y किसके इक्वल है बच्चे? मॉडुलस ऑफ x के। तो x अगर 0 होगा तो 0 का मॉडुलस 0 रहेगा, x अगर 1 है तो 1 का मॉडुलस 1 रहेगा, x अगर -1 है तो -1 का मॉडुलस 1 रहेगा। दैट मीन्स रेंज जो आपको मिलेगा बच्चे, y का वैल्यू क्या होगा? y आपको 0 मिलेगा। अब यहाँ तो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, तो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेंज। तो ग्राफ आपका ये आ गया। अब आप देखिए, x आप नेगेटिव लीजिए या पॉजिटिव, x आपका नेगेटिव भी है और y आपका नेगेटिव, x आपका नेगेटिव भी है, x आपका पॉजिटिव भी है, y आपके पास दोनों केस में पॉजिटिव आया है। तो यहाँ पर आपका x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यहाँ पर आपके पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, यहाँ पे x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, और यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो आप ग्राफ कहाँ पे बनेगा? ग्राफ वहाँ पे बनेगा जहाँ पे y पॉजिटिव होगा हमेशा। तो y पॉजिटिव आपका यहाँ पे, तो y पॉजिटिव आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी है। तो ग्राफ उन दोनों में लाई कर रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन अगेन बच्चे रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डोमेन आ जाएगा आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या होगा? रेंज क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो रेंज आपके पास जो होता है बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा इंटीजर होता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कैसे होता है बच्चे? तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक्स जो है बच्चे वो प्लेस हो रहा होता है ए एंड बी योर इट्स इमीडिएट इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा बच्चे? ए के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1 कंसीडर करता हूँ। तो 1.1 कहाँ प्रेजेंट है? 1 और 2 के बीच में। तो 1.1 जो है, 1.1 के लेफ्ट में 1 है और राइट में 2 है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गया, लेस देन 2 आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा इसके लिए? जैसे x का a आ गया तो 1.1 का 1 आ गया। दैट मीन्स जो भी वैल्यू होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चे? उससे लेस देन होगा, ठीक है, x से लेस देन इक्वल्स टू। तो अगर आपको 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है तो 2.3 कहाँ पे लाई कर रहा है? 2.3 देखेंगे, 2.3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, लेस देन 3 है, तो आपके पास 2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आप 3 फाइंड आउट करेंगे तो 3 जो है, 3 के लेफ्ट में आप देखेंगे तो 3 के इमीडिएट में 3 ही है, तो ग्रेटर देन 3 नहीं है लेकिन इक्वल्स टू 3 है, लेस देन 4 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 ही रहेगा। तो इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर रहता है, लेकिन अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है तो उसका इंटीजर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे रखें तो आपको उसके इमीडिएट लेफ्ट में इंटीजर देखना है। जैसे 1.1 है, अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ, यहाँ 1.1 है, तो 1.1 में इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर? 1 है, तो 1 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। 2.3 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 2, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया। अगर मैं 0.1 करता हूँ तो 0.1 यहाँ पे होगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 0, तो 0 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया। माइनस ऑफ 1.3 यहाँ पे है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -2, तो -2 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। -2.9, तो माइनस ऑफ 2.9 कहाँ पे होगा? यहाँ कहीं होगा। इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.9 इज -3, ठीक है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट आ गया सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है बच्चे? सिग्नम फंक्शन में वैल्यूज 3 ही वैल्यूज लेता है फंक्शन। कौन कौन सी वैल्यूज? अगर x ग्रेटर देन 0 है तो y 1 होगा,
x अगर लेस देन 0 है तो y माइनस होगा, और x इक्वल्स टू 0 है तो y भी 0 होगा। तो डोमेन आपके पास तो रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर है, तो डोमेन तो R ही आ जाएगा। और रेंज में y सिर्फ 3 वैल्यूज़ ले रहा है, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं बच्चे, -0 0 1, तो रेंज में यही 3 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, क्योंकि y यही वैल्यू ले रहा है। क्योंकि ग्रेटर देन 0 आपके पास यहाँ पर है, ये आपका 0 से पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव यहाँ पे है। लेस देन 0 क्या है, नेगेटिव है, तो लेस देन 0 ये आ गया, इक्वल्स टू 0 ये आ गया। ग्रेटर देन 0 के लिए y पॉजिटिव है, लेस देन 0 के लिए y -1 है। तो आपके पास यहाँ पे अगर 1 है बच्चे, 2 है, तो 1 के लिए भी 1 मिल रहा है और 2 के लिए भी 1 मिल रहा है। यहाँ -1 है और -2 है, तो पॉइंट जो बन रहा है यहाँ पे -1 के लिए -1 आ रहा है और -2 के लिए भी -1 आ रहा है। तो लेस देन 0 सभी के लिए -1 मिलेगा, ग्रेटर देन 0 के लिए सभी के लिए 1 मिलेगा, और 0 पे आपको 0 मिलेगा। तो रेंज में आपके सिर्फ 3 ही वैल्यूज आएंगे, दैट इज -1 0 और 1। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में कुछ ऐसा नहीं है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको रेंज मिलेगा। डोमेन आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है, रेंज आपका उसके अकॉर्डिंग आएगा जैसा आपका फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू x² है, तो x² करेंगे तो अगर आप देखेंगे x y ऑर्डर पेयर बनेगा, तो x और y किसके इक्वल हो जाएगा, x² के। अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट 0 रहेगा, 1 करेंगे तब भी 1 रहेगा, -1 करेंगे तब भी 1 रहेगा। दैट मीन्स y इक्वल्स टू अगर x² है तो रिजल्ट आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो y का जो वैल्यू है, y क्या होगा x² के केस में, y जो बिलोंग करेगा 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि y आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 0 के लिए 0 मिलेगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है बच्चे, p/x/q/x की फॉर्म में, और आपका जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये आपका रैशनल फंक्शन है। डिनोमिनेटर फंक्शन आपका 0 नहीं हो सकता, जिस नंबर पे 0 होगा वो फंक्शन आपका वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उसकी डोमेन में। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे, हमने डोमेन तो कर लिया, रेंज भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आ जाता है 1 फंक्शन। 1 फंक्शन करने से पहले मैं आपको एक जनरल कंडीशन बता देता हूँ बच्चे। क्या है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा, क्या होगा बच्चे, ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन में क्या हो सकता है कि ए सेट के हर एक एलिमेंट का बी सेट में इमेज होना चाहिए। दिस इज योर ए सेट, दिस इज योर बी सेट, ए सेट एंड बी सेट। तो ए सेट के हर एक एलिमेंट का बी सेट में इमेज होना चाहिए। तो अगर 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी, तो ए सेट के हर एक एलिमेंट का बी सेट में इमेज है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, 1 एंड ओनली 1 कहा उसने। तो अगर यहाँ पे सभी का सेपरेट नहीं है, तो ऐसे हो सकता है कि किसी 2 एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, या तो कंडीशन ये हो सकती है कि सभी का अलग अलग हो। अगर सभी का अलग अलग नहीं है, और कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट of set A has its one and only one image in set B। तो ए सेट के हर एक एलिमेंट का 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट है सभी का एक ही इमेज, सिंगल इमेज होना चाहिए। तो जैसे 1 का इमेज सिंगल है, 2 का इमेज भी सिंगल है, 3 का इमेज भी सिंगल है, तो वैसे 1 का इमेज ए है, तो इस केस में 2 का इमेज भी तो सिंगल है, 3 का इमेज भी तो सिंगल है। तो ये 2 अलग अलग तरह की कंडीशन बन गई, लेकिन फंक्शन तो ये भी है। इस तरह से हमारे पास एक कंडीशन अराइज होती है, और वो कंडीशन है बच्चे क्या, कि फर्स्ट सेट से आपको एलिमेंट मिलता है और सेकंड से आपको उसका इमेज मिलता है। तो कंडीशन क्या अराइज होती है, 1 फंक्शन। 1 फंक्शन होता है बच्चे कि मैं उसको कहूं
क्या कहूँ मैं उसको, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस है। 1 1 हो गया, हम इसको 1 1 भी कह सकते हैं, एक एलिमेंट है एक ही इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डिफरेंट इमेजेस हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का इमेज भी ए है और 2 का इमेज भी ए है। तो अगर मैं इस सिचुएशन को ऐसे लिखूं कि मोर देन 1 एलिमेंट हैज सेम इमेज, सेम और 1 इमेज, मोर देन 1 एलिमेंट हैज सेम, या इसको लिखो 1 इमेज, एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज सेम है। तो ये फर्स्ट सेट से आपको एलिमेंट मिल रहे हैं, सेकंड से आपको इमेज मिल रहे हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैनी एलिमेंट्स हैज 1 इमेज, लिख सकता हूं ऐसे। तो मैंने 2 अलग अलग कंडीशंस आपके लिए जनरेट कर ली। तो जो फंक्शन है बच्चे आपके पास, फंक्शन अगर है तो फंक्शन की 2 ही सिचुएशन हो सकती है। या तो फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है, फंक्शन जो है फंक्शन इज 1 1, पहली कंडीशन है कि फंक्शन 1 1 होगा। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ f इज नॉट 1 1, अगर एक फंक्शन 1 1 नहीं है, देन f इज मैनी 1। कोई भी एक फंक्शन है बच्चे देख लो, अगर वो 1 1 नहीं है तो वो मैनी 1 होगा। मैनी 1 का क्या मतलब है कि मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, 1 1 है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस। अब देख लेते हैं एग्जांपल। हमने यहाँ पे फंक्शन किया तो देख लीजिए डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस। अब मोर देन, ये भी फंक्शन था तो मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज। ये फंक्शन नहीं है तो क्यों है, क्योंकि एक 1 एलिमेंट का मोर देन 1 इमेज है। एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास था 1 1 एंड मैनी 1 फंक्शन। तो 1 1 हमने ये किया, पहले 1 1 और मैनी 1 फंक्शन किए हमने 2। 1 1 क्या है बच्चे, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस। क्योंकि अब जो आपको प्रूव करना है बेटा, वो क्या प्रूव करना है, थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट इमेजेस होंगे। ये थ्योरेटिकल तो आपने किया हुआ है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट इमेजेस होंगे, सेम एलिमेंट है, हमने किया हुआ ना ये कि डिफरेंट एलिमेंट्स है बच्चे अगर तो डिफरेंट इमेजेस होंगे, सेम एलिमेंट है सेम इमेजेस हैं तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। इस तरह की कंडीशन हमने की। लेकिन जब आप ये करते हो ना MCQ, तो वहाँ पे आपके पास डायरेक्ट होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि 1 1 क्या होगा बच्चे, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डिफरेंट इमेजेस आएंगे, डायरेक्ट इस तरह से। मैनी 1 क्या होगा कि मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। एक फंक्शन होता है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन है बच्चे, तो फंक्शन पहले क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। ठीक, तो 1 2 3, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है बच्चे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट। फंक्शन तो यही कहता है, लेकिन ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता है, ऑन टू फंक्शन क्या करता है बच्चे, ऑन टू फंक्शन करता है टॉक्स। ऑन टू फंक्शन जो है इसका आता है, ये क्या है, टॉक्स अबाउट सेट बी। फंक्शन तो ए सेट के बारे में बात करता है, लेकिन ऑन टू अगर फंक्शन हो जाता है तो वो बी सेट के बारे में भी बात करता है। बी सेट के बारे में क्या बात करता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड बी लिंक्ड
every element of set B is the image of any element from set A। बी सेट का हर एक एलिमेंट ए सेट के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। और आपको इसको कह सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज इट्स प्री इमेज इन सेट ए। तो ए सेट के हर एक, बी सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। दैट्स व्हाट ऑन टू फंक्शन इज सेइंग। तो क्या है बच्चे, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, तो इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ये फंक्शन क्या है बच्चे, 1 1 है, 1 1 है। लेकिन यहाँ पर बी सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी, ये जो बी सेट है इसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी है। तो ये 1 1 होने के साथ ऑन टू भी है बच्चे। ठीक है, अब ये मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है बच्चे, ये क्या है, अब यहाँ पर क्या है, ए सेट के हर एक एलिमेंट का 1 एंड ओनली 1 इमेज है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो दैट मीन्स दिस इज मैनी वन फंक्शन, ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी सेट पे भी अगर हम फोकस करें तो बी सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी है। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, अब इसके साथ हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 का इमेज, 2 का इमेज हमने 4 ले लिया और 3 का इमेज हमने, तो ए सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है। अगर ए सेट के हर एक एलिमेंट को हम देखें तो उसका ए सेट के हर एक एलिमेंट का 1 एंड ओनली 1 इमेज है। सो दिस इज योर फंक्शन, बट दिस इज योर मैनी वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बच्चे, मैनी वन फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट बी सेट में है। बी सेट को अगर ध्यान से देखें तो बी सेट में 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन जो है इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बी सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है बच्चे, कि बी सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना ज़रूरी है। अगर सभी का प्री इमेज है तो फंक्शन ऑन टू। इसी के साथ एक और फंक्शन आ जाता है बच्चे, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है बच्चे, आपको याद रखें, ए फंक्शन which is not on to is an into function। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है बच्चे तो हम उसको इनटू फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कहूँ कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तो ये फंक्शन क्या है बच्चे, इनटू है। कैसे है इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन क्या, ऑन टू क्यों नहीं है, पहले ये बताओ ऑन टू क्यों नहीं है, कि यहाँ पर बी सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, if f is a function from set A to set B, then there exists at least, ऑन टू क्यों नहीं था बच्चे, कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो यही जो कंडीशन है ये इनटू का डेफिनेशन बन जाएगा। इनटू का डेफिनेशन क्या है, दैट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी who is not the image of any element from set A।
कि बी सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किसी भी ए सेट के एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो 5 किसी का इमेज भी नहीं है। या आप लोग ऐसे कह सकते हो, और आप लोग इस तरह से कह सकते हो, देयर एग्जिस्ट, ये साइन जो है ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन element in set B which does not have any pre-image in set A, कि जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाई है, इन एग्जांपल को अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, ये हमने 2 एग्जांपल की थी। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 है बच्चे और ऑन टू है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक एलिमेंट 6 ऐड कर देता हूँ, तो अब ये फंक्शन जो है इज नॉट ऑन टू। अगर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तो ये फंक्शन क्या बन गया, 1 1 इंटू फंक्शन। इस फंक्शन को देखिए तो ये हमने पहले भी कर लिया कि अगर मैं यहाँ 5 ऐड करता हूँ तो 5 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन है मैनी वन। मैनी वन के साथ क्या फंक्शन है बच्चे, ये फंक्शन है इनटू फंक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ऑन टू भी कर लिया हमने, 1 1 भी कर लिया, मैनी वन भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है बच्चे हमारे पास इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन भी डिस्कस कर लिया हमने, 1 1 इंटू भी कर लिए हमने, मैनी वन ऑन टू फंक्शन भी कर लिए, सारे फंक्शन हमने कर लिए। उसके बाद आता है इवन फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन पे बात करेंगे बच्चे हम। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होते हैं बच्चे, इवन फंक्शन आपके पास आता है एंड ऑड फंक्शन, ये 2 तरह के फंक्शन आते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है बच्चे, when f of minus of x equals to f of x। ठीक है, और ऑड फंक्शन होता है बच्चे when f of minus of x equals to minus of f of x। अब आप कहोगे इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चे, अगर मैं f of x cos x के इक्वल रखता हूँ तो f of minus x किसके इक्वल होगा, cos of minus x। अब cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, माइनस cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सॉरी cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये cos x आ जाएगा विच इज इक्वल टू f of x हो जाएगा। ठीक है, ऑड फंक्शन में क्या आ जाएगा, ऑड फंक्शन में आ जाएगा, जैसे मैं f of x sin x के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ, तो f of माइनस x किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स के इक्वल। साइन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया बच्चे। ठीक है, तो ये है बच्चे इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। और बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे मैं एफ ऑफ एक्स को कंसीडर कर लूँ एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया बच्चे, एफ ऑफ एक्स के। उसके बाद आ गया कॉम्पोजिशन ऑफ ए फंक्शन। कॉम्पोजिशन क्या है बच्चे, ठीक है, अगर एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और जी एक फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी, देन f is a function from a to b and g is a function from b to c, then g composition f is a function of from set a to c। कहाँ से कहाँ तक है, a to c में। ठीक है, तो अगर a सेट से आपको x मिल रहा है बच्चे एंड b सेट से y एंड c सेट से z,
तो y किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के, और g है फ्रॉम दिस टू दिस, तो z किसके इक्वल हो जाएगा, g ऑफ y के। तो z इक्वल्स टू g ऑफ y किसके इक्वल है बच्चे, f ऑफ x के। दैट मीन्स g कंपोजिशन f ऑफ x किसके इक्वल होगा बेटा, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो f कंपोजिशन g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g इक्वल टू f ऑफ x एंड g ऑफ x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपॉन, अब आपको याद रखना है f एंड g आर इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब f एंड g दोनों 1 1 है। ठीक है, तो g कंपोजिशन f भी 1 1 होगा, इंजेक्टिव मीन्स 1 1। f एंड g आर सरजेक्टिव है, सरजेक्टिव क्या है, ऑन टू, सरजेक्टिव क्या है बच्चे, ऑन टू, तो g कंपोजिशन f भी सरजेक्टिव है। इफ f एंड g आर बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो g कंपोजिशन f भी बाइजेक्टिव होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ गया इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन वो है बच्चे जो आपके पास x और y वेरिएबल की फॉर्म में लिखा, मतलब कोई फंक्शन है वो x और y वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जा रहा है, जैसे मैं कहूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये x और y वेरिएबल दोनों में है। और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, विच कैन बी, यहाँ पे लिखा वेरिएबल x और y कैन बी इजली सेपरेटेड, मतलब कि आपके पास जैसे फंक्शन लिखा गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y वेरिएबल अलग है, x वेरिएबल अलग है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, ये आ गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया कि y इक्वल्स टू कांस्टेंट है, जैसे हमने कांस्टेंट फंक्शन पहले भी किया। आइडेंटिटी फंक्शन भी हमने किया। लीनियर फंक्शन क्या हो गया कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, जैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे, तो लाइन जब आप बनाते हैं तो ये जनरल इक्वेशन बनता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चे, लीनियर फंक्शन कहते हैं इसको। ठीक है बच्चे, मॉडुलस फंक्शन भी हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन है बच्चे, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो पहले कॉम्पोजिशन देख लीजिए। कॉम्पोजिशन तो हमने कर लिया, चलिए बच्चे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का एक एग्जांपल कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन, क्या बच्चे, f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b एंड g एक फंक्शन है फ्रॉम b टू c। ठीक है, तो एक सेट मैंने लिया, दिस इज 1 2 3, बी सेट लिया जा रहा है 3 4 5, दिस इज योर ए सेट, दिस इज योर बी सेट, दिस इज योर सी सेट। तो 1 के लिए इमेज आपको मिल रहा है 3 फॉर एग्जांपल, 2 के लिए इमेज 4 मिल रहा है एंड 3 के लिए इमेज 5 मिल रहा है। अब 3 के लिए इमेज 6 मिल रहा है, 4 के लिए भी इमेज 6 मिल रहा है एंड 5 के लिए इमेज 7 मिल रहा है। अब कंडीशन क्या है कि a टू b आपके पास फंक्शन है f एंड b टू c फंक्शन है g। इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्या है बेटा, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं आपको कहूं कि आपके पास एक फंक्शन है a टू b, तो मैं यहाँ पे करूँ कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो आपके पास ऑर्डर पेयर में जो भी एलिमेंट बनेंगे एक्स वाई, एक्स और एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। जैसे y जो है वो इमेज ऑफ x है, तो एफ ऑफ एक्स भी इमेज ऑफ x हुआ। जैसे मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, x 1 है तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 1 के लिए इमेज आपको कितना मिला बच्चे, 3। तो एफ ऑफ 1 कितना है बेटा आपके पास, 3। एफ ऑफ 2 कितना है बच्चे आपके पास, 4। एंड एफ ऑफ 3 कितना है बच्चे, 3 के लिए इमेज कितना मिला आपको, 5। अब जी ऑफ 3 की बात करूं, जी फंक्शन बी टू सी है, तो जी ऑफ 3 किसके इक्वल है बच्चे, 6 के, और जी ऑफ 4 भी किसके इक्वल है बच्चे, 6 के, एंड जी ऑफ 5 है बच्चे
7 की। तो जी कंपोजिशन ऑफ करते हैं हम, क्योंकि अगर A to B है, B to C है, तो ये कंपोजिशन आपके पास अगर एग्जिस्ट करती है तो ये एग्जिस्ट करेगी बच्चे जी कंपोजिशन F, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम दैट इज जी कंपोजिशन F फ्रॉम A to C। क्या है वो, पहले जी कंपोजिशन F करते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिए क्या होता है जी कंपोजिशन F। तो F सेट है A to B, तो एलिमेंट जो भी होगा वो A सेट से होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 लेते हैं। जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 1 है बच्चे 3 के इक्वल। दैट मीन 1 का इमेज आपको 3 मिल रहा है। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 3 के। दैट मीन्स 1 के लिए आपने जब फंक्शन f अप्लाई किया तो आउटपुट मिला आपको 3। 3 इज योर आउटपुट फॉर फंक्शन f। आउटपुट है बच्चे इन f। बट जब आप g फंक्शन अप्लाई करेंगे तो अगर आप फंक्शन f देखें तो f आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन अगर आप g अप्लाई कर रहे हैं तो g के लिए 3 इनपुट है। g ऑफ 3 किसके इक्वल है बच्चे, 6 के। तो g कंपोजिशन f क्या है, फ्रॉम A to C। तो अगर आप g कंपोजिशन f अप्लाई कर रहे हैं तो एलिमेंट आप x से उठाएंगे और इमेज आपको C से मिलेगी। इमेज कहाँ से मिलेगी बच्चे, C से। तो C से एलिमेंट 6 मिल गया। अब g कंपोजिशन f ऑफ 2 लेते हैं तो g ऑफ f ऑफ 2 आ जाएगा। 2 के लिए f ऑफ 2 किसके इक्वल है बच्चे, मतलब 2 के लिए इमेज आपको कितना मिल रहा है, 4। तो 4 का इमेज क्या है, 4 पे कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, अब g ऑफ 4 किसके इक्वल है बच्चे, 6 के। दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन आपका f इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड फंक्शन आपका g इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो g अगर सेकंड फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, लास्ट में g अप्लाई हो रहा है। तो g फंक्शन जब अप्लाई हो रहा है बेटा तो g का इमेज आपको C सेट से मिलना चाहिए। तो आपके पास जो एलिमेंट 6 आया है, 6 आपका C सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से जी कंपोजिशन ऑफ काम करेगा। उसके बाद आ जाते हैं इन्वर्स फंक्शन पे। इन्वर्स फंक्शन क्या है बेटा, if f is a function from A to B, ठीक है, such that y equals to f of x and g is a function from y to x such that x equals to g of y and g composition f equals to image from set x and f composition g equals to image from set y, then g is called inverse of f। g क्या होगा, f का इन्वर्स होगा, दैट इज g इक्वल्स टू f इन्वर्स लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या है बच्चे, अगर आपके पास एक x सेट है और एक y सेट है, f आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y और g आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम y टू x। ठीक है, तो g कंपोजिशन f किसके इक्वल होना चाहिए, इमेज फ्रॉम सेट x। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन ये अप्लाई होगा, सेकंड ये अप्लाई होगा। सेकंड फंक्शन अगर g अप्लाई हो रहा है तो g फंक्शन का इमेज आपको सेट x में से मिलेगा, इमेज फ्रॉम सेट x मिल रहा है। फिर आ जाएगा f कंपोजिशन g, तो g आपका फर्स्ट फंक्शन अप्लाई होगा, f कंपोजिशन g में f आपका सेकंड फंक्शन अप्लाई होगा। सेकंड फंक्शन का इमेज कहाँ है, सेट y में, तो इमेज आपको सेट y से मिलेगा। ठीक है, समझ आया बच्चे, क्लियर है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ g ऑफ f ऑफ x, क्योंकि f फंक्शन है तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे, f ऑफ x है बच्चे आपके पास y के इक्वल, y के इक्वल है।
तो जी ऑफ वाई किसके इक्वल हो गया, जी ऑफ वाई किसके इक्वल होगा बच्चे, एक्स के इक्वल। तो इमेज फ्रॉम सेट एक्स मिल गया आपको, एक्स में ही मैं प्रेजेंट। अब अगर एफ कंपोजिशन जी करते हैं तो जी फंक्शन आप पहले अप्लाई कर रहे, तो फंक्शन जब जी अप्लाई कर रहे हैं तो वाई आपका इमेज आपको वाई से मिलेगा, तो जी ऑफ वाई कर लीजिए, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई किसके इक्वल है बच्चे, जी ऑफ वाई है आपके पास एक्स के इक्वल। अब फंक्शन अप्लाई होगा तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, वाई। इमेज फ्रॉम सेट वाई मिल गया, तो एफ कंपोजिशन जी में इमेज फ्रॉम सेट वाई मिलना चाहिए। तो आपके पास दैट मीन्स कि जी क्या है, एफ इनवर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे जी को रिप्लेस करता हूँ एफ इनवर्स से, किसके इक्वल आ गया बच्चे, ये एक्स के इक्वल आ गया। अब आपको याद रखना ये फंक्शन कभी भी कैंसिल नहीं होते। क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आपके पास अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, दैट मीन्स y है बच्चे f ऑफ x के इक्वल। अब g आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम y टू x। अब g जो है f इनवर्स के इक्वल हो गया, तो f इनवर्स आ गया, दैट मीन x किसके इक्वल आ गया बच्चे, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल। तो f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x है बच्चे y के इक्वल। अब f इनवर्स इस्तेमाल होगा, f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल है बच्चे, x के इक्वल। तो जो f फंक्शन का डोमेन है वही f इनवर्स का रेंज है। f इनवर्स का रेंज आपको x से ही मिलेगा, तो f इनवर्स का रेंज यही है। तो जो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन होता है बच्चे वही सेकंड फंक्शन का रेंज होता है। तो कैंसिल नहीं होते हैं। आपको क्या मिलता है कि अगर आप डायरेक्ट ऑपरेशन, अब हम फिर क्या करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, हम फंक्शन अप्लाई नहीं करते। हमें पता चल गया कि अगर f का इन्वर्स g है या g का इन्वर्स f है बच्चे, तो जब f कंपोजिशन g करेंगे तो जो यहाँ पे डोमेन होगा वही f का रेंज होगा, और अगर g कंपोजिशन f कर रहे हैं तो जो यहाँ पे डोमेन है वही g का रेंज है। तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं, ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है बेटा। अब इन्वर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है। इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है 1 1 एंड ऑन 2। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो उसका इन्वर्स भी 1 1 ऑन 2 होगा। इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज़ यूनिक। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स जो है बच्चे वो यूनिक होता है। अगर किसी फंक्शन का डबल इन्वर्स करते हैं तो फंक्शन वो वापस आ जाता है। जी कंपोजिशन एफ होल इन्वर्स किसके इक्वल है बच्चे, एफ इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स। ये आपको याद रखने। इन्वर्स एंड इवन फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। इवन फंक्शन का जो इन्वर्स है वो डिफाइंड नहीं है। इवन फंक्शन क्या था बच्चे, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो इन फंक्शंस का इन्वर्स आपके पास डिफाइंड नहीं है। इन जनरल एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ आर नॉट इक्वल, बट इफ एफ एंड जी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर देन एफ कंपोजिशन जी इक्वल्स टू जी कंपोजिशन एफ। इन जनरल एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ इक्वल नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आपने बुक में किया हुआ है। आपके पास एक फंक्शन है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स है आपके 3x², ये बुक का ही क्वेश्चन है, एंड जी ऑफ एक्स है बच्चे आपके पास कॉज ऑफ एक्स के। तो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स है बच्चे, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल, जी ऑफ एक्स है कॉज एक्स के इक्वल। अब यहाँ पे फंक्शन एफ अप्लाई किया जाएगा। तो एफ फंक्शन में क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एक्स एक वेरिएबल है तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो एफ ऑफ समथिंग मैं इसको कहता हूँ, एफ ऑफ समथिंग क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ समथिंग। तो दैट मीन सेम एफ ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ समथिंग विच इज इक्वल टू 3 कॉज स्क्वायर एक्स। अब जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स करते हैं तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, एफ ऑफ एक्स है आपके पास 3x² के इक्वल, तो 3x² आ गया। अब बाहर जी फंक्शन अप्लाई होगा। तो जी फंक्शन क्या है बच्चे, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉज एक्स। एक्स इज अ वेरिएबल तो मैं इसको कहता हूँ समथिंग। जी ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ समथिंग। जी ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ समथिंग। तो कॉज ऑफ समथिंग क्या आ गया, कॉज ऑफ 3x² आ गया। तो आपको दिख रहा है कि जी कंपोजिशन एफ जो है वो cos 3x² है और ये 3 cos स्क्वायर एक्स है। तो ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है। बट अगर दोनों इन्वर्स हों एक दूसरे के तो इनके भाई कंपोजिशन क्या है, ए एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ इक्वल होते हैं। इफ़ एफ एंड जी आर इन्वर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर देन अगर एफ और जी इन्वर्स फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा बच्चे, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ जी फंक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ आपको याद रखनी है, इन पे काम कीजिए बच्चे। कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं बेटा। इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है।
अब इन्वर्स फंक्शन में आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है बच्चे, 1 1 और ऑन टू को उसने क्यों कहा है, क्योंकि 1 1 ऑन टू होगा क्या है, इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। तो जैसे रिलेशन इन्वर्स होता है वैसे फंक्शन भी इन्वर्स है। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 ABC, तो ये 1 1 भी है बच्चे। तो अगर ये A सेट है और ये B सेट, तो फंक्शन आ गया फ्रॉम A टू B। तो फंक्शन किसके इक्वल होगा बच्चे, 1A 2B 3C के इक्वल। अब इसका इन्वर्स फंक्शन है बच्चे G2A। तो 1 का इमेज अगर A है, 2 का इमेज B है, 3 का इमेज C है, तो इनके प्री इमेज हो जाएंगे। प्री इमेज क्या आ जाएगा, G इज़ ए फंक्शन फ्रॉम B टू A। तो प्री इमेज कैसे मिलेगा आपको, तो फंक्शन आ जाएगा आपके पास, A के लिए आपको 1 मिलेगा प्री इमेज, B के लिए 2 और C के लिए 3। ये इन्वर्स मिल गया। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक और एग्जांपल है इन्वर्स फंक्शन के लिए कि f आपके पास एक फंक्शन है बच्चे, y किसके इक्वल है, 4x + 3 के इक्वल। आपको इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फंक्शन क्या है, f आपके पास एक फंक्शन है बच्चे फ्रॉम नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ y। तो मैं यहाँ पे g एक और फंक्शन कंसीडर करता हूँ, g इज ए फंक्शन फ्रॉम y टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर x आपको नेचुरल नंबर से मिल रहा है और y आपको यहाँ से मिल रहा है, दैट मीन्स x किसके इक्वल होगा बच्चे, g ऑफ y। एक फंक्शन है जो वेरिएबल y में है। तो अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ रफ में सिंप्लीफाई करूँ, y इक्वल्स टू 4x + 3, तो इसको मैं कर सकता हूँ y - 3 इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू y - 3/4। तो दिस इज y - 3/4। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो x अगर मैं 1 करता हूँ बच्चे, तो y कितना आ जाएगा, 4 × 4 4 + 3 7। x अगर 2 करता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 11। तो कंडीशन सेम है। कंडीशन क्या है, 1 2 7 11। तो 1 के लिए आपको 7 मिल रहा है, 2 के लिए 11 मिल रहा है, ऐसा ही है। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, 1 7। तो f एक फंक्शन है बच्चे फ्रॉम A टू B। अब g अगर एक फंक्शन है फ्रॉम B टू A, ठीक है, दैट मीन्स अगर आप 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको 1 वापस मिलना चाहिए, और अगर आप 11 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 वापस मिलना चाहिए। अब y सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो आपको y मिल रहा है और यहाँ से आपको x मिल रहा है। तो अगर आप 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमने यहाँ से इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, y का वैल्यू गिवन था, हमने यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। तो x किसके इक्वल आ गया बच्चे, y - 3/4। तो अब यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो y क्या है बच्चे, 7। अगर y 7 है तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 7 - 3/4, 7 - 4/4, दिस इज 1। तो x अगर 7 है तो y 1 मिल गया बच्चे, इन्वर्स एलिमेंट मिल गया। y अगर 11 है तो x कितना हो जाएगा, 11 - 3/4, दिस इज 8/4, दिस इज 2। तो x अगर 11 है तो y आपको 2 मिल गया बच्चे। तो इन्वर्स फंक्शन f क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन f हो जाएगा बच्चे, अब ये y2 x है, तो आपने 7 सब्स्टिट्यूट किया, रिजल्ट आपको 1 मिला। आपने 11 सब्स्टिट्यूट किया तो रिजल्ट आपको 2 मिला। तो ये 1 7 था, 2 11 है, यहाँ 7 1 और 11 2 है, तो इन्वर्स फंक्शन हो गया। तो ये g था, g आपके पास एक इन्वर्स फंक्शन आ गया। तो इस तरह से इन्वर्स फंक्शन काम करते हैं बच्चे। तो ये 1 1 और ऑन 2 है अगर, तो इन्वर्स फंक्शन भी 1 1 एंड ऑन 2 है, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन में क्या आया, अब ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 था अभी तक, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस। तो आपका इसका जो रिवर्सल आया है, g फंक्शन आया है फ्रॉम y टू सेट n, तो 7 के लिए 1 मिला और 11 के लिए 2 मिला। ये भी तो 1 1 है, ऑन 2 है। तो अगर एक फंक्शन है, इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2, देन f इनवर्स इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2। f इनवर्स भी क्या होगा, 1 1 एंड ऑन 2 होगा।
तो अगर F11 और 12 को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, अगर F बाइजेक्टिव है तो F इन्वर्स भी क्या होगा बच्चे, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, आई होप अब आपको इन्वर्स फंक्शन क्लियर हो गया होगा। इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास। कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हैं। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको PYQ का मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।